हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में फ़ोन के दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी। हालांकि यह विराट की नहीं बल्कि एक औरत की आवाज़ थी। उर्वशी, तुम सच में बहुत बेशरम हो। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का तलाक हो गया। उर्वशी का फ़ोन कॉल विराट की मां ने रिसीव किया था। उसी ने शुरू से उर्वशी की हर बात सुनी थी, न कि विराट ने। उर्वशी को ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा जल रहा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट की माँ उसके बारे में इस तरह जानेगी। आंटी, विराट कहाँ है? उसे फ़ोन का जवाब देने के लिए कहो। उर्वशी इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। उसके पास खुद को बचाने का यही एक मौका था। विराट की माँ ने कहा, अतीत में तुमने विराट का खूब इस्तेमाल किया और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उसे किसी कचरे की तरह फेंक दिया। और अब जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ी है तो उसके तलवे चाटना चाहती हो। एक बात याद रखना उर्वशी, पहले भले ही विराट तुम्हें पसंद करता था, पर अब वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसलिए अपने दिल में किसी भी तरह की गलतफहमी मत रखना। यह सुनकर उर्वशी को हंसी आ गई। एक बुढ़िया उसे समझाने चली थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए आंटी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ और ना ही विराट अब शादीशुदा रहा, इसलिए होने को कुछ भी हो सकता है। विराट के दिल में उसके लिए अभी भी जगह है, इस बात का उर्वशी को घमंड था। हालांकि उर्वशी को ये नहीं पता था कि विराट की माँ उससे भी एक कदम आगे थी। उसने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो करो। वैसे भी मैंने ये कॉल रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुमने आगे से मेरे बेटे को परेशान करने की कोशिश की तो मैं यह कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगी। हम लोग तो वैसे भी छोटे लोग हैं, इसलिए हमें अपना नाम खराब होने का कोई डर नहीं। तुम अपना सोचो, अगर तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया तो क्या होगा। विराट की माँ उर्वशी को खुलेआम धमकी दे रही थी, मगर उर्वशी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर में उसने गुस्से से कॉल काट दिया और कसम खा ली कि वो इस नंबर पर कभी कॉल नहीं करेगी। उर्वशी ये सब सोच रही थी तो फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। 10 मिनट हो गए थे। नौकरानी अभी भी बाहर खड़ी थी और उर्वशी का इंतज़ार कर रही थी। मैडम चलिए ना, बहुत देर हो गई है, मालिक इंतज़ार कर रहे हैं। नौकरानी के शब्दों में शिकायत साफ झलक रही थी, मगर उर्वशी इस नौकरानी को भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो कोई आम नौकरानी नहीं बल्कि महेंद्र के घर की नौकरानी थी। अगर उसने उसे कुछ उल्टा सीधा कहा और महेंद्र को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए आखिर में उसने वापस हॉल में जाने का फैसला किया। महेंद्र अभी भी आंखों में उम्मीद लिए उर्वशी का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि जब उर्वशी लौटी तो उसने देखा कि उर्वशी के हाथ में कुछ भी नहीं था। यह देखकर महेंद्र चौंक गया। अपने कमरे में डिज़ाइंस लाने के लिए गई थी तो वो कहाँ है? उर्वशी को पता था कि ये सवाल उससे ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए उसने रास्ते में ही बहाना सोच लिया था। उसने फिर से वही चाल चलने की कोशिश की। वो बस इस बात पर जोर देने लगी कि उसका दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है। उर्वशी ने कहा, दद्दू, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दाहिने हाथ से डिज़ाइन बनाया था और मैं आप सबको सरप्राइज़ भी देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मैंने वो डिज़ाइन कहाँ रख दिया। मैंने बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिल ही नहीं रहा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अपनी नौकरानी से भी पूछ सकते हो। ये कहते हुए उर्वशी ने नौकरानी की तरफ इशारा किया, क्योंकि जब नौकरानी उसे बुलाने गई थी तब वो डिज़ाइन ही ढूंढ रही थी, इसलिए उसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। महेंद्र को उर्वशी पर भरोसा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, तुमने इतना अच्छा डिज़ाइन बनाया था, फिर भी तुम भूल कैसे सकती हो कि तुमने उसे कहाँ रखा था। उर्वशी ने जवाब देने की कोशिश की, वो दद्दू, दरअसल। हालांकि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। तब तक उसकी अंतरा पर नज़र पड़ी और इसी के साथ उसकी आंखें चमक उठी। उसने कह दिया, दरअसल मैंने अंतरा को किसी के साथ फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था
वो डिज़ाइन के बारे में बात कर रही थी। वो साथ में मेरा नाम भी ले रही थी। आपको तो पता ही है कि मेरा उसके साथ मनमुटाव है। उर्वशी की बात पर किसी को भी समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। अंतरा ने सोचा नहीं था कि बात अचानक से उस पर आ जाएगी। वो इतनी भी नरम दिल नहीं थी कि कोई उसके बारे में कुछ भी बोले और वो चुपचाप सुन ले। अंतरा झट से उठी और उर्वशी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें कुछ भी बकवास करके मुझे बदनाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारा डिज़ाइन चुराया है तो पहले जाकर सबूत लेकर आओ। जाहिर सी बात थी कि उर्वशी के पास कोई सबूत नहीं था। महेंद्र ने भी अंतरा की तरफदारी की। देखो एंजल बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अंतरा ऐसी लड़की नहीं है। उर्वशी खामोश रही, पर उसका बर्ताव ऐसा था कि वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उसे भी पता था कि अंतरा ऐसा कभी नहीं करेगी। उसने तो बस ये बात इसलिए कही थी ताकि सबका डिज़ाइन के ऊपर से ध्यान हट जाए, पर उसे कहाँ पता था कि उसकी बात से अंतरा को गुस्सा आ जाएगा। भले ही अंतरा ने उर्वशी को नज़रअंदाज किया था, पर अब वो चुप नहीं रह सकती थी। इसलिए उसने कहा, तुम्हारा डिज़ाइन नहीं मिल रहा है ना, तो कोई बात नहीं। तुमने खुद डिज़ाइन बनाया है तो तुम्हें याद ही होगा कि वो कैसा डिज़ाइन था। एक काम करते हैं, तुम उस डिज़ाइन का लेआउट बता दो। दद्दू जैसे एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्ट तुम्हारे बताने से समझ जाएंगे कि डिज़ाइनिंग में तुम कितनी काबिल हो। इतना तो तुम कर ही सकती हो, है ना एंजल? अंतरा ने ये सब जानबूझकर कहा था क्योंकि उसे पता था कि उर्वशी किस लेवल की आर्किटेक्ट है। जैसे ही वो किसी डिज़ाइन का लेआउट बताएगी या बताने के लिए अपना मुंह खोलेगी, उसका भांडा फूट जाएगा। उर्वशी अंतरा पर कीचड़ उछालना चाहती थी, लेकिन अंतरा ने बाजी ही पलट दी, क्योंकि अंतरा भले ही नेक दिल थी, पर अब वो किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दे सकती थी। उर्वशी ने तुरंत ही अंतरा के सुझाव को नकारा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। उसे पता था कि ऐसा ही होने वाला है। उसने तुरंत कहा, क्यों क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्या तुम्हारे पास कोई वजह है? यह सुनकर उर्वशी गुस्से से तिलमिला उठी। उसने अपने दांत पीस लिए। अगर उसके बस में होता तो वो जाकर अंतरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा नोच लेती। हालांकि महेंद्र के सामने वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया। आखिर में फिर उसने एक बहाना बनाया और शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए सबके सामने देखकर बोलने लगी, दरअसल एक बात मैंने आप लोगों को बताई नहीं है कि मैं समझाने में थोड़ी कच्ची हूँ, इसलिए डिज़ाइन बताने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। सीधे ड्रॉ करने में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ये सुनते ही अंतरा ने कहा, दद्दू को इतनी डिटेल में थोड़ी सुनना है, तुम बस आउटलाइन बता दो, वो सब समझ जाएंगे। उर्वशी कुछ कहने जा रही थी, पर अब महेंद्र से सुना नहीं जा रहा था। हर बार कोई ना कोई बहाना करके उर्वशी बात टाल देती थी। अब उर्वशी के बर्ताव से उसका सब्र टूट रहा था। अंत में महेंद्र ने कहा, अंतरा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अपना डिज़ाइन समझा दो, मोटा मोटी अपनी आउटलाइन के बारे में बता दो, मैं समझ जाऊंगा। जाहिर सी बात थी कि उर्वशी ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे जैसे कि वो ज़िद पर अड़ गई हो। ये बात वो महेंद्र के मुंह पर नहीं कह सकती थी। आखिर में उसने महेंद्र से कहा, सॉरी दद्दू, पर आप लोगों ने ये सब मेरी परमिशन के बिना डिसाइड कर लिया। ये बात मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। यह सुनकर अंतरा को हंसी आ गई। उर्वशी इंसल्ट की बात कर रही थी। उसने हंसते हुए कहा, इसमें इंसल्ट की क्या बात हो गई? तुम बस अपने डिज़ाइन के बारे में 4 बातें बतानी है और हो गया। कभी स्कूल में ओरल एग्ज़ाम नहीं दिए क्या? यह सुनकर उर्वशी की बोलती बंद हो गई। महेंद्र अब 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो अपना सवाल पूछने जा ही रहा था, तब हॉल के मेन दरवाजे पर कुछ शोर हुआ, जिसकी वजह से सबका ध्यान उस तरफ गया। महेंद्र ने उस तरफ देखा तो पता चला कि एक बिन बुलाया मेहमान आया हुआ था। जैसे ही सब लोगों ने उस मेहमान को देखा, वो सब लोग हैरान रह गए। वो और कोई नहीं बल्कि लता थी। नौकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे नज़रअंदाज करते हुए अंदर चली आई। नौकर ने बेबसी के साथ महेंद्र से कहा,
माफ़ कीजिए मालिक, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी नहीं रही। लता औरत थी इसलिए नौकर कुछ नहीं कर पाया। अगर उसकी जगह पर कोई आदमी होता तो कब का उसको उठाकर बाहर फेंक दिया गया होता। हालांकि महेंद्र ने नौकर को कोई दोष नहीं दिया। उसने अपने हाथ से इशारा करके नौकर को जाने के लिए कह दिया। उसके बाद महेंद्र ने लता की तरफ देखा और नाराज़गी के साथ पूछा, आप कौन हो और मेरे घर में इस तरह से अचानक क्यों आई हो? लता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते दद्दू, मैं अपने पति महेश दीक्षित की तरफ से यहाँ पर आई हूँ। मुझे अपनी बेटी से मिलना था जो कि यहाँ पर कुछ दिनों से रह रही है। यह सुनते ही महेंद्र के चेहरे पर तिरस्कार के भाव आ गए, क्योंकि सबको पता था कि महेश दीक्षित कितना घटिया आर्किटेक्ट था। उसने दूसरों के डिज़ाइन चुराकर अपना नाम बनाया था और महेंद्र को किसी भी तरह की कला की चोरी से सख्त नफरत थी। उसे लता का चेहरा भी नहीं देखना था, इसलिए उसने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपना चेहरा मोड़ लिया। हालांकि लता तो मोटी चमड़ी थी, इसलिए कोई उसके बारे में क्या सोचता है इससे उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने महेंद्र से कहा, सॉरी दद्दू, मैं आपके बर्थडे पर नहीं आ पाई, लेकिन आज मैं आपको बर्थडे की बधाई देने आई हूँ और आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। लता को बातें बनाना तो वैसे भी अच्छी तरह से आता था। हालांकि उसकी बातों का महेंद्र पर कोई खास असर नहीं हुआ। महेंद्र के साथ बात करने के बाद अचानक लता की नज़र बाकी लोगों पर पड़ी। क्या बात है, आप सब लोग यहीं पर हो? इतना कहने के बाद लता ने महेंद्र से कहा, दद्दू, मुझे आपका गार्डन बड़ा पसंद आया। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं उसे अच्छे से देखना चाहती हूँ। एंजल आपके घर में इतने दिनों से रह रही है, इसलिए उसे यहाँ का कोना कोना पता होगा। मैं उसे अपने साथ लेकर चलती हूँ, तब तक आप बाकी लोगों से बातें करो। अब जाकर लता ने मुद्दे की बात की थी। दरअसल वो उर्वशी को अकेले में ले जाना चाहती थी। उर्वशी को भी ये पता था कि ज़रूर लता को उसके साथ कुछ बात करनी होगी, इसलिए उसे सोचने की ज़रूरत नहीं थी। वो तुरंत बोल पड़ी, अब लता आंटी रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ? दद्दू, क्या मैं आंटी को बाहर ले जा सकती हूँ? हम लोग डिज़ाइन की बात बाद में कर लेंगे। महेंद्र कोई जवाब दे उसके पहले ही उर्वशी तुरंत लता का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। सब लोग उन दोनों को बाहर जाते हुए देख रहे थे। लता जब से घर के अंदर आई थी तब से अंतरा की नज़र उस पर गड़ी हुई थी। वो अपनी पलकें झपकाए बिना लता को घूर रही थी। अंतरा के मन में क्या चल रहा था ये तो वही जाने। मिस्टर शैडो को अंदाज़ा हो गया था कि अंतरा का मूड खराब हो चुका है, इसलिए उसने धीरे से अंतरा का हाथ पकड़कर उसे दिलासा दिया। और रही बात दादी की, तो वो तो पहले से लता को पसंद नहीं करती थी। कुल मिलाकर बात यह थी कि उर्वशी को छोड़कर लता का आना किसी को भी पसंद नहीं आया था। उर्वशी का लता की तरफ एटीट्यूड सिर्फ इसलिए अच्छा था क्योंकि उन दोनों की मिली भगत चल रही थी। बाहर गार्डन में उर्वशी लता को खींच कर लाई और दोनों एक कोने में चले गए जहाँ पर कोई नहीं था। वो दोनों फुसफुसाते हुए एक दूसरे के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। उर्वशी ने लता से पूछा, आप स्पेशली यहाँ पर क्यों आए हो? उर्वशी को पता था कि बिना किसी मकसद के लता इस जगह पर पैर तक नहीं रखेगी। लता ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर आसपास देखकर अपनी बैग में से कुछ निकालकर उर्वशी के हाथ में रखा। उर्वशी ने कुछ देर तक रिएक्ट नहीं किया। काफ़ी देर तक अपने हाथ में पकड़ी चीज़ देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो डिज़ाइंस थे। हालांकि उसे अब तक ये नहीं समझ आया था कि ये लता क्यों लेकर आई थी। लता ने उसे समझाया, तुम्हें हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, ये डिज़ाइंस मैंने उन चोरों से ही ख़रीदे हैं। उन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि इसकी कीमत क्या है। मैंने सिर्फ 30,000 में उन सब से यह डिज़ाइंस ख़रीदे हैं। ये कहने के बाद लता के चेहरे के हाव भाव ऐसे हो गए थे जैसे कि उसने बहुत बड़ा तीर मारा हो। उसे अपने किए पर नाज था। हालांकि उर्वशी को अभी भी पूरा मामला समझ नहीं आया था। उसने पूछा, लेकिन आप ये सब डिज़ाइंस मुझे अभी क्यों दे रही हो? इसके जवाब में लता ने कहा, मुझे लगा तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आ गई, पर इसके बदले में मुझे 1 लाख चाहिए। मेरा चार्ज
अगर सीधी भाषा में कहे तो लता उर्वशी से 70,000 रुपये का ब्याज ले रही थी। यह बहुत ज़्यादा था, लेकिन फ़िलहाल ये सब गिनती करने का टाइम नहीं था। अचानक उर्वशी को कुछ याद आया। उसने तुरंत वो डिज़ाइंस खोले और उन्हें देखने लगी। इसी के साथ उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन डिज़ाइंस में एक प्राचीन मंदिर का डिज़ाइन था जो कि वो कब से ढूंढ रही थी। उसे देखकर उर्वशी खुश कैसे नहीं होती। अगर पहले की बात होती है तो वो लता को 1 लाख क्या 10,000 भी नहीं देती, पर अब वो बिना कुछ सोचे सहमत हो गई। उसने मन ही मन कहा, 1 लाख की तो बात है, दे देती हूँ। इस डील से दोनों ही खुश हो गए। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तो मेरा काम तमाम होने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचूं। खुशकिस्मती से तभी आपने एंट्री मारी। लता को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। उर्वशी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये कहने के बाद उर्वशी लता को अपने साथ लेकर गई। वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो जल्द से जल्द महेंद्र के पास जाकर अपनी काबिलियत दिखाना चाहती थी। जब वो दोनों वापस हॉल में गईं, तब सब लोग वहीं के वहीं खड़े थे। उर्वशी ने वहां जाकर कहा, दद्दू, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। महेंद्र को समझ नहीं आया कि अब उर्वशी को क्या कहना है। उसे लगा कि वो ज़रूर कोई नया बहाना ढूंढ निकालेगी। हालांकि उसने उसे रोका नहीं। वो सुनना चाहता था कि उर्वशी क्या कहना चाहती है। उर्वशी ने अपनी बात शुरू की, मैं जानती हूँ कि मैंने ब्लूप्रिंट नहीं दिखाए, इसलिए आप बहुत निराश हैं, लेकिन ये सब मैंने जानबूझकर किया था। यह सुनकर महेंद्र कंफ्यूज्ड हो गया। पर तुमने ऐसा क्यों किया? सिर्फ महेंद्र ही नहीं बल्कि बाकी लोग भी कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उर्वशी कौन सा नया पैंतरा अपना रही है। अंतरा उर्वशी को देख रही थी और उसके आगे बोलने का इंतज़ार कर रही थी। अचानक उर्वशी ने भी अंतरा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसी के साथ अंतरा को मनहूसियत महसूस होने लगी। उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उर्वशी ज़रूर उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने वाली है। उर्वशी ने दयनीय होने का नाटक किया, मुझे पता है कि अंतरा हमेशा से मेरे खिलाफ रही है, इसलिए उसने। सबूत सबके सामने था। अंतरा वाकई में उसके खिलाफ थी। उर्वशी ने जानबूझकर आधी बात कही, लेकिन उसे पता था कि महेंद्र समझ जाएगा कि उसका क्या मतलब है। जब उसने महेंद्र को सोचते हुए देखा तो उर्वशी समझ गई कि वह कामयाब हो गई थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसने जल्दी से डिज़ाइन महेंद्र को सौंप दिया और कहा, देखिए दद्दू, यह असली डिज़ाइन है। महेंद्र ने डिज़ाइन पर ऐसे ही नज़र डाली, लेकिन वह अपनी आंखें उस पर से नहीं हटा सका। उसे ऐसा ही तो कुछ चाहिए था। महेंद्र बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा था कि उर्वशी अभी भी कोई बेकार डिज़ाइन दिखाएगी, लेकिन उसने इतने बढ़िया डिज़ाइन की उम्मीद नहीं की थी। उसने एकदम परफेक्ट काम किया था। उसने उर्वशी की आंखों में देखा और पूछा, क्या तुमने यह ड्रॉ किया है? इसके जवाब में उर्वशी ने झूठ बोला, हाँ, मुझे इसे बनाने में काफ़ी वक्त लग गया था, पर देखिए ना, इसके बावजूद मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। अगर लता को नहीं पता होता कि यह वही डिज़ाइन है जो उसने अभी अभी उर्वशी को सौंपा था, तो वह भी उर्वशी की एक्टिंग से बेवकूफ़ बन जाती। महेंद्र बहुत खुश हो गया। उसने हंसते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है। आखिरकार मुझे अपनी कला के लिए एक वारिस मिल ही गया। अंतरा थोड़ी उलझन में थी कि ऐसा क्या है जिससे महेंद्र इतना खुश हो गया। वह भी देखने के लिए आगे गई। यह एक प्राचीन आर्किटेक्चर स्टाइल के मंदिर का डिज़ाइन था। यह देखकर अंतरा उर्वशी को आश्चर्य से देखे बिना नहीं रह सकी। उसे ख्याल आया कि उर्वशी के पास उसकी कल्पना से कहीं ज़्यादा तरकीबें थी। उर्वशी बहुत खुश थी। उसने भी अंतरा की आंखों में देखा। हालांकि अंतरा और मिस्टर शैडो को एक साथ खड़े देखकर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वैसे भी उसने महेंद्र को बता ही दिया था कि अंतरा उसे निशाना बना रही है। अचानक उसे एक शैतानी ख्याल आया और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बड़ी हो गई। उर्वशी ने महेंद्र की तरफ देखा और कहा, दद्दू, मैं मानती हूँ कि मैं आपको वक्त पर डिज़ाइन नहीं दे पाई, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ है जो मैंने आपको पहले बताने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि आप दुखी होंगे।
लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता। उर्वशी की यह बात सुनते ही महेंद्र को समझ आ गया कि उर्वशी को किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है। उसने उर्वशी से अपनी बात बताने के लिए कहा और वादा किया कि वह उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। उर्वशी ने अंतरा की ओर इशारा किया और शिकायत की, सच कहूँ तो जब से मैं यहाँ पर रहने आई हूँ तब से अंतरा मुझे किसी न किसी बहाने से अपना निशाना बना रही है। पहले तो मैं उसका विरोध नहीं करना चाहती थी, लेकिन कबीर ने इंडस्ट्री में अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर मुझे हर तरह से दबाने की कोशिश की है। यह बोलते हुए उसने अपने सीने को अपने हाथ से ढक लिया। लता जो साइड में खड़ी तमाशा देख रही थी, उसे भी इसमें शामिल होने का मौका मिल गया। क्या तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था? सॉरी एंजल बेटा, अंतरा की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। भले ही मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन उसे सही संस्कार देना मेरा भी फर्ज था। यह सुनकर उर्वशी ने कहा, नहीं आंटी, इसमें आपकी गलती नहीं है। उर्वशी ने अपने दांत पीस लिए और वह सब कुछ कहा जो वह कह सकती थी। उसने अंतरा की एक जहरीली औरत होने की छवि बना दी। उसने यह भी कहा कि अंतरा उससे जलती है। यह कहते हुए वह अंतरा की तरफ गई। वो उसे थप्पड़ भी मारना चाहती थी, लेकिन अंतरा के बगल में खड़ा मिस्टर शैडो कोई फर्नीचर नहीं था। उसने तुरंत अंतरा की रक्षा करने के लिए उसे अपने पीछे खींच लिया और उर्वशी से कह दिया, तुम अपनी हद में रहोगी तो बेहतर होगा। उर्वशी की इस हरकत से मिस्टर शैडो का सब्र टूट रहा था। इस बात का उसे एहसास नहीं हुआ। वह उसे उकसाती रही, अंतरा ने हमेशा मेरे खिलाफ साजिशें रची। तुम सबने उसे तो उसकी हद नहीं बताई। आज मैं उसे थप्पड़ मारने जा रही हूँ तो तुम मुझे धमकाने चले हो। मिस्टर शैडो की आंखों में नफरत और बढ़ गई। आखिर में महेंद्र को शांति दूत बनना पड़ा। तुम लोग शांत हो जाओ, जो हुआ सो हुआ। इतना कहने के बाद महेंद्र ने अंतरा को देखा और कहा, एक काम करो बेटा, एंजल से माफ़ी मांग लो ताकि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो। जब उर्वशी ने ये शब्द सुने तो वो 7वें आसमान पर पहुंच गई। इस दिन का पता नहीं उसे कब से इंतज़ार था। अंतरा ने उर्वशी की तरफ देखा। उर्वशी के चेहरे पर घमंड था। वो अंतरा की माफ़ी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता था? बेशक यह नामुमकिन था। अंतरा इसके लिए तैयार हो या नहीं, यह बात अलग थी, पर मिस्टर शैडो यह हरगिज़ नहीं होने दे सकता था। तुरंत उसने उर्वशी से पूछा, तुमने अब तक जो डिज़ाइंस दिखाए हैं, क्या उन्हें वाकई तुमने बनाया है? यह सुनकर उर्वशी थोड़ी हैरान थी कि मिस्टर शैडो ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। हालांकि जाहिर सी बात थी कि वो इससे इनकार नहीं करेगी। तो उर्वशी ने गारंटी दी, बिल्कुल, ये सभी डिज़ाइंस मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। और कुछ? जैसे ही उर्वशी ने अपनी बात पूरी की, मिस्टर शैडो ने अपना फ़ोन निकाला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। तुरंत ही वहाँ पर मौजूद सब लोगों के फ़ोन पर एक वीडियो भेजा गया। सभी ने उस पर क्लिक किया और देखा कि यह उर्वशी का एक वीडियो था जो उस रात का था जब उसने चोरों के साथ सौदा किया था। मिस्टर शैडो ने उसके साथ और तस्वीरें भी डाली जो हाई डेफिनेशन थी। वहाँ पर मौजूद हर कोई दंग रह गया। उन्होंने मिस्टर शैडो की तरफ देखा। सबके हाव भाव जटिल थे। किसी के जाने बिना उसके खिलाफ इतना बड़ा सबूत लाना कोई आसान काम नहीं था। फ़ोन पर वीडियो अभी भी चल रहा था। इसी के साथ उर्वशी के हाव भाव बदलने लगे। उस दिन जो हुआ था वो उसके दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगा और आखिर वो नज़ारा गायब हो गया। उसकी समझ के बाहर था कि यह कैसे हो गया। जब वो चोरों के साथ सौदा करने गई थी तब वह पहले से ही बहुत सावधान थी। उसने उस जगह को खुद चेक किया था कि वहाँ पर कोई ना हो, पर फिर भी यह कैसे हो गया? बेशक उर्वशी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मिस्टर शैडो चोरों की टोली का पहले से पीछा करवा रहा था। महेंद्र भी चौंक गया। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसने अपने फ़ोन पर बार बार वो वीडियो देखा। वीडियो में औरत की आवाज़, मास्क, सब कुछ एंजल जैसा ही था। सबूत सामने था, फिर भी उर्वशी ने दलील की, दद्दू आप जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। यह बहुत समय पहले का वीडियो है। मैंने दूसरे डिज़ाइंस खरीदे थे, ये वाले नहीं। कबीर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप उस पर बिल्कुल भरोसा मत करो।
हालांकि उसकी बातों का अब कोई असर नहीं होने वाला था। वीडियो के सामने उसकी दलील काफ़ी वाहियात लग रही थी। आखिरकार मिस्टर शैडो ने कहा, अगर एंजल का कमरा चेक किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। अगर उसके कमरे से और डिज़ाइंस मिले तो इसका मतलब क्या है, यह मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने उसी नौकरानी की तरफ देखा। नौकरानी समझ गई और उर्वशी के कमरे की तरफ जाने लगी। वैसे ही वो उर्वशी से तंग आ चुकी थी। आखिरकार उसे भी उर्वशी से छुटकारा पाने का मौका मिल ही गया। नौकरानी बहुत तेज़ी से चली। उर्वशी हक्की बक्की रह गई। वो सारे डिज़ाइंस उसके कमरे के टेबल पर ही पड़े थे। नौकरानी के वहाँ जाते ही वो सारे ब्लूप्रिंट्स उसके हाथ लग जाएंगे। यह सोचकर उर्वशी तेज़ी से नौकरानी को रोकने के लिए आगे बढ़ी। ओ हेलो, कहाँ चली? तुम इस तरह से किसी के कमरे की तलाशी नहीं ले सकती, यह गैर कानूनी है। मिस्टर शैडो ने भी तुरंत ताना मारा, किसी और के डिज़ाइंस चुराकर तुमने तो बड़ा कानूनी काम किया है ना। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने नौकरानी की तरफ देखा। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, जाओ और डिज़ाइंस ढूंढो। जब नौकरानी ने यह सुना तो वह उर्वशी के पास से गुजरी और उसके कमरे की ओर जाने लगी। उर्वशी के पास अब कोई चारा नहीं था। हड़बड़ी में नौकरानी को रोकने के लिए उसने उसे धक्का दिया, पर ऐसा करते हुए वह महेंद्र से टकरा गई, जो अपनी छड़ी के सहारे खड़ा था। इस हरकत से सभी डर गए। वे सब उसकी ओर तिरस्कार से देखने लगे। महेंद्र काफ़ी बूढ़ा था। एक हल्का धक्का भी उसे गंभीर चोट पहुंचा सकता था। उर्वशी को भी एहसास हुआ कि उसने क्या किया। सॉरी दद्दू, मैं बस उसे मेरे कमरे में जाने से रोकना चाहती थी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उर्वशी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हालात ऐसे क्यों हो गए। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उर्वशी महेंद्र को सफाई देना चाहती थी, पर अब कोई फ़ायदा नहीं था। इतने में घर के बाहर से अचानक हल्ले की आवाज़ सुनाई दी। एक सिक्योरिटी गार्ड अंदर दौड़ा चला आया और बोला, मालिक, बदमाशों की एक टोली बाहर आई हुई है। वो कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड अपनी बात पूरी करे उसके पहले जिन बदमाशों के बारे में वो बता रहा था वे घर के अंदर आ गए। दूसरे 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर रोक नहीं पाए। वह वही चोर थे जिन्होंने उर्वशी के साथ सौदा किया था। चोरों ने इधर उधर देखा। आखिर में उनकी नज़रें लता पर रुक गई। बिना कुछ कहे उन्होंने लता को पकड़ लिया। तुझे क्या लगा था बुढ़िया, तू हमें झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना देगी तो हमें पता नहीं चलेगा। अंतरा और बाकी लोग यह सब देखकर कंफ्यूज थे कि आखिर चल क्या रहा है। चंदू ने लता को देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं वही सोच रहा था कि कोई ऐसे कागज़ के कुछ टुकड़ों को खरीदने के लिए 30,000 क्यों खर्च करने को तैयार होगा, पर अब जाकर समझ आया कि कागज़ नहीं, लेकिन उस पर बने कुछ डिज़ाइंस कीमती हैं। लेकिन तूने हमें धोखा दिया है, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं बुढ़िया। लता एक औरत थी, वह आदमियों का मुकाबला कैसे कर सकती थी। वह अचंभे में थी। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे जाने दो। चंदू मुस्कुराया। तुझे जाने दूँ? ठीक है, पर उसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। यह सुनते ही लता की आंखें चौड़ी हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जब चंदू ने यह सुना तो वो तुरंत गुस्सा हो गया। यह तेरा प्रॉब्लम है। आज या तो हम पैसे लेकर जाएंगे या तो फिर तुझे। लता पूरी तरह घबरा गई थी। उसने दया की भीख मांगी। वो बस उम्मीद कर सकती थी कि वो लोग उसे छोड़ देंगे। दूसरी तरफ अचानक से हुई इस घटना से महेंद्र हैरान रह गया था। लता से बहस करते हुए चोरों की नज़र उर्वशी पर पड़ी। वैसे जब वो लोग इस घर में दाखिल हुए थे तभी उन लोगों ने उसे देख लिया था, लेकिन उस पर ध्यान देने का उनके पास टाइम नहीं था। चंदू ने उर्वशी की तरफ देखते हुए कहा, भाइयों, तुम लोग फिक्र मत करो। अगर बुढ़िया हमें पैसे नहीं दे सकती तो यह मैडम देगी। वैसे भी इसके पास बहुत पैसे हैं। चंदू के यह कहते ही उसके आदमी हंसने लगे। उर्वशी ने सोचा नहीं था कि इस मामले में वो भी शामिल हो जाएगी। वो थोड़ी घबराई हुई भी थी। अगर मुमकिन होता वह पैसे देकर तुरंत इन चोरों को यहाँ से भगा देती,
पर महेंद्र के दिए हुए 50 लाख वो पहले ही इन्हें दे चुकी थी। अब उर्वशी के पास और पैसे नहीं थे। इतना ही नहीं, अगर उसे पता होता कि चोरों की टोली इस तरह महेंद्र के घर आने वाली है तो वो अपने बचने के लिए बहाना भी तैयार रखती। हालांकि फिर भी उर्वशी ने अपने बचाव में कहा, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को नहीं जानती। उर्वशी को लगा था कि वो उन्हें पहचानने से मना कर देगी तो बच जाएगी। हालांकि उसे पता नहीं था कि यह लोग छटे हुए बदमाश थे। चंदू ने उर्वशी को सीधे धमकी दी, देख छोकरी, हमसे उलझने की कोशिश मत कर, सीधी तरह से पैसे ट्रांसफ़र कर दे, वरना तुझे पता है कि क्या होने वाला है। उर्वशी की शक्ल रोने जैसी हो गई। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब चंदू का सब्र टूट रहा था। उसने महेंद्र को देखा और कहा, अंकल, हमारे पास कुछ दिलचस्प बातें हैं, क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? उर्वशी को पता था कि वो क्या कहने वाला है, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। चंदू ने उर्वशी की तरफ इशारा करते हुए अपनी बात शुरू की। इस औरत ने डिज़ाइंस चुराने के लिए हमें पैसे दिए थे और एक बार डिज़ाइंस इसके हाथ लग गए तो दुनिया को इसने ये बताया कि वो सारे डिज़ाइंस इसने बनाए हैं। चंदू ने जो कहा वह वीडियो में देखे गए नज़ारे से अलग नहीं था। वैसे भी उस वीडियो में चंदू और उसके आदमियों की शक्ल साफ नज़र आ रही थी। महेंद्र ने उर्वशी को देखा, क्या तुमने सच में ऐसा किया? उर्वशी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। उसके रवैये ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। महेंद्र इतने गुस्से में था कि वो उसे अपनी पकड़ी हुई छड़ी से मारना चाहता था। नालायक, तुमने वो अपनी बात पूरी करे उसके पहले वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। महेंद्र इतने गुस्से में था कि वो बेहोश हो गया। महीन, दद्दू, मालिक, सभी लोग घबरा गए। मिस्टर शैडो ने तुरंत ज़मीन पर पड़े महेंद्र को उठाया और कमरे में ले जाने लगा। जाते जाते उसने नौकरानी से कहा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नौकरानी ने हामी भरी और जल्दी से फैमिली डॉक्टर का नंबर डायल किया। फ़ोन करने के बाद उसने फर्स्ट एड किट से एक दवा निकाली और महेंद्र को खिला दी। इतना सब करने के बाद आखिरकार सभी ने राहत की सांस ली। उर्वशी अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उर्वशी को देखकर अंतरा को गुस्सा आ गया। अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिली। दद्दू की इस हालत की सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उर्वशी बड़बड़ाई। वह अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी। वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ। उर्वशी का इरादा कभी भी महेंद्र को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वह सिर्फ महेंद्र की वारिस बनना चाहती थी। अंतरा उर्वशी को बेवकूफ़ों जैसा चेहरा ज़्यादा देर नहीं देख पाई। उसे दादी का ख्याल आया। अंतरा को पता था कि महेंद्र के इस तरह से बेहोश हो जाने से दादी को बहुत टेंशन हो रही होगी। यह सोचते हुए वह अंदर वाले कमरे की तरफ चली गई। अंदर जाकर अंतरा ने दादी के कंधे पर हाथ रखा। दादी, दद्दू को कुछ नहीं हुआ, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करिए। दादी ने कुछ नहीं कहा। उनकी नज़र महेंद्र पर टिकी थी जो बिस्तर पर लेटा था। जब से महेंद्र बेहोश हुआ तब से दादी ऐसे ही खामोश थी। अंतरा ने आह भरते हुए कहा, दादी, आप अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करती? जैसे ही दद्दू को होश आ जाएगा मैं आपको जगा दूंगी। हालांकि दादी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अंतरा ने मदद के लिए मिस्टर शैडो की ओर देखा। अंतरा को लगा कि अगर मिस्टर शैडो दादी से कहेगा तो वो ज़रूर मान जाएगी। मिस्टर शैडो समझता था कि ऐसा करने के पीछे अंतरा की क्या मंशा थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि इस वक्त दादी आराम करने के मूड में नहीं थी। इसलिए उसने कहा, दादी अगर यहाँ रहना चाहती हैं तो यही सही। यह सब बातें चल रही थी। इतने में नौकरानी फैमिली डॉक्टर को लेकर अंदर आई। इसी के साथ दादी ने राहत की सांस ली। वह एक तरफ चली गई और डॉक्टर के लिए जगह बनाई। डॉक्टर ने अच्छी तरह से महेंद्र की जांच की। उसके बाद जाकर उसके हाव भाव गंभीर से शांत थोड़े हुए। वो बोला, डरने की कोई बात नहीं है। दरअसल दद्दू हद से ज़्यादा गुस्सा हो गए होंगे, इस वजह से बेहोश हो गए हैं, पर अब इनका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो गया है। थोड़ी देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे।
यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। अच्छा ही हुआ कि दद्दू की जान को कोई खतरा नहीं था। सर, ऐसा कुछ है जिसका खास तौर पर ख्याल रखना है? अंतरा ने डॉक्टर से पूछा। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना पड़ेगा। खाना एकदम हल्का और कम खाना है, और सबसे ज़रूरी बात, इन्हें अब दोबारा गुस्सा ना आए, यह ध्यान रखना है। फैमिली डॉक्टर ने एक एक करके हर एक चीज़ अंतरा को बताई और फिर कहा, आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए, मैं दवाई प्रिस्क्राइब करके देता हूँ और उसका शेड्यूल बताता हूँ। अंतरा ने हामी भरी और डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर गईं। कमरे में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। दादी ने महेंद्र को देखा जो अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था। दादी की आंखें थोड़ी लाल थी। उन्होंने महेंद्र का हाथ पकड़ लिया। मैंने तुमसे कहा था कि एंजल अच्छी इंसान नहीं है, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने तुम्हें इतना समझाया, लेकिन तुमने नहीं सुनी। अब देखो क्या हो गया। और तुम्हें इस तरह से बेहोश होने की इजाज़त किसने दी? हमने तय किया था कि हम खूब सारी बातें करेंगे, बच्चों को बड़े होते हुए देखेंगे। अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। दादी यह सब बोल रही थी, तब तक अंतरा भी वापस आ चुकी थी। ये सब देखकर वो थोड़ी इमोशनल हो गई। उसे ख्याल आया कि पुराने लोगों की दोस्ती कितनी सरल और निस्वार्थ होती है। वह समझ गई कि भले ही दोनों के बीच में कितनी भी अनबन या लड़ाई हो, पर दोनों को एक दूसरे की काफ़ी फिक्र थी। अंतरा यह सब सोच रही थी, तब उसकी पैनी निगाहों ने महेंद्र की उंगली को हिलते हुए देखा। इसी के साथ उसने खुश होते हुए कहा, दद्दू को होश आ रहा है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, महेंद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने दादी का चेहरा था। गोपी, मैं... हालांकि वो अपनी बात पूरी करे उसके पहले दादी ने उसे रोक दिया। ठीक है, अभी तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तुम्हें सिर्फ आराम करना है। जाहिर सी बात थी कि दादी बहुत खुश थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नाराज़ होने का नाटक किया और महेंद्र को आराम करने के लिए कह दिया। हालांकि वो भी एक सदमे में था। एंजल कहाँ है? उसे कहो कि मुझसे आकर मिले। महेंद्र के यह कहते ही दादी के हाव भाव बदल गए। दादी के चेहरे को देखते ही महेंद्र को समझ आ गया कि उसने कुछ गलत समझा होगा, इसलिए उसने तुरंत सफाई दी। मेरा कोई और इरादा नहीं है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में दादी ने तुरंत कहा, पैसा और नाम कमाना। और क्या वजह हो सकती है? महेंद्र चुप हो गया। उसे भी दादी की बात सही लग रही थी। इन सब चीज़ों के अलावा उसके जैसे एक बूढ़े आदमी के खिलाफ कोई क्यों साजिश करेगा। वह उर्वशी की हरकतों से नाराज़ था, लेकिन दुखी भी था। महेंद्र ने सोचा कि जिस इंसान को उसने बड़ी मुश्किल से चुना था, वह असल में एक नकली आर्किटेक्ट थी। महेंद्र को ऐसा लगा कि उसने बेवजह किसी पर इतना वक्त बर्बाद किया था। भले ही यह सब चीज़ें दायरों से बाहर थी, फिर भी उसने उसे जो प्यार दिया था वह वास्तविक था। महेंद्र वाकई में उर्वशी को अपने बच्चे की तरह मानता था और उससे बहुत प्यार करता था। जितना ज़्यादा उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि एंजल इस सब के लायक नहीं थी। दादी अभी भी महेंद्र को दिलासा दे रही थी। उर्वशी चुपचाप दरवाजे के पास छिपकर सब कुछ देख रही थी। वह जानती थी कि महेंद्र उससे निराश था, इसलिए अब वो उसकी हरकतों पर पर्दा हरगिज़ नहीं डालेगा। अब उसके यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, और एक बार महेंद्र की तबीयत ठीक हो गई, उसके बाद कोई उसे वहाँ से जाने भी नहीं देगा। उसे न ही किसी के हाथ लगना चाहिए और न ही अपने पीछे कोई सबूत छोड़ना चाहिए। यह सोचकर उर्वशी ने वहाँ से भागने में कोई झिझक नहीं की, क्योंकि अगर वो यहाँ रुकी तो पता नहीं उसका क्या होने वाला था। चूँकि अब उसे महेंद्र का साथ नहीं मिलने वाला था, तो अब वैसे भी उसे किसी और बड़े आर्किटेक्ट को ढूंढना था। इस तरह से वो आज नहीं तो कल फेमस हो ही जाएगी। यह सब सोचते हुए उर्वशी वहाँ से खिसक ली। हालांकि जैसे ही वह महेंद्र के घर से बाहर निकली, वो डेविड से टकरा गई। डेविड ने उसे तुरंत पकड़ लिया। मिस्टर सैडो को पता था कि उर्वशी भागने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने डेविड को अपने आदमियों के साथ महेंद्र के घर के बाहर रुकने के लिए कहा था।
उर्वशी ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। उसे अंदाज़ा आ गया था कि डेविड यहाँ किस लिए आया है। देखो तुम। हालांकि वो आगे कुछ कहे उससे पहले डेविड ने कह दिया, क्या आप खुद से वापस घर में जाओगी या हमें अंदर ले जाने की तकलीफ उठानी पड़ेगी? डेविड के शब्दों में साफ धमकी थी। बचने के लिए उर्वशी भागने लगी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि डेविड पहले से ही तैयार था। उर्वशी को उसके दूर भागने से पहले ही पकड़ लिया गया था। उर्वशी ने उसके हाथ से छूटने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि लात भी मारी, लेकिन डेविड वो तो पहाड़ की तरह मजबूत था। उसने एक सेकंड के लिए भी उर्वशी का हाथ नहीं छोड़ा। मुझे जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी, उर्वशी ने धमकी दी। यह सुनकर डेविड को हंसी आ गई। अगर कोई और होता तो वो काफ़ी हड़बड़ा जाता, लेकिन डेविड कौन था? वह इतने सालों से मिस्टर सैडो के साथ काम कर रहा था। उर्वशी जैसे लोगों से निपटना उसकी आदत थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उर्वशी का कोई भी पैंतरा उस पर काम नहीं करने वाला था। डेविड के हाव भाव नहीं बदले। उसने उर्वशी को देखा और कहा, तुमने इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर जाने दूंगा। वैसे भी मैंने तनुजा जी को कह दिया है कि वो चोरी हुए डिज़ाइंस की पुलिस कंप्लेंट कर दे। पुलिस कुछ ही देर में यहाँ पहुँच जाएगी। उर्वशी यह सुनकर पूरी तरह से घबरा गई। यहाँ तक कि लता और बाकी चोर भी घबरा रहे थे। सबको पता था कि उन लोगों ने क्या किया है। अगर पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया तो? यह सोचकर उनमें से कुछ ने भागने का प्लान बनाया। डेविड का ध्यान उर्वशी पर था, इसलिए सबने सोचा कि वह चुपके से निकल जाने का एक अच्छा मौका है। जैसे ही उन चोरों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, कुछ लोग अचानक झाड़ियों से बाहर कूदे और उन सभी को ज़मीन पर दबा दिया। ये डेविड के लोग थे। वे चुपचाप चोरों और लता को देख रहे थे। अगर उन लोगों ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। डेविड ने उनकी ओर देखा। बॉस का ऑर्डर है कि इनमें से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ कमरे में दादी की सलाह के बाद महेंद्र ने पहले ही सब कुछ सोच लिया था। हालांकि अभी भी उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर था। महेंद्र ने दादी की सलाह को नज़रअंदाज कर दिया और बिस्तर से उठने पर जोर दिया। कमरे में सभी के चिंतित चेहरों को देखते हुए महेंद्र ने कहा, वैसे तो अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अभी भी एंजल से खुद पूछना चाहता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। महेंद्र जिद पर अड़ गया था। उसे उर्वशी का जवाब सुनना था। दादी समझ सकती थी कि उसका क्या मतलब है, लेकिन वह अभी भी थोड़ी फिक्रमंद थी। उन्हें डर था कि अगर एंजल ने फिर से ऐसा कुछ कह दिया और महेंद्र को गुस्सा आ गया तो वो दूसरी चोट को सहन नहीं कर सकेगा। दादी ने महेंद्र से पूछा, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? महेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दादी उसे समझाने के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन महेंद्र ने उर्वशी को बुलाने के लिए कहा। मिस्टर सैडो के पास कोई चारा नहीं था। उसने डेविड से पूछा, वह कहाँ है? इसके जवाब में डेविड ने कहा, जैसा कि हमने सोचा था, उर्वशी भाग रही थी। उसे पकड़कर लता और बाकी चोरों के साथ रखा गया है। मिस्टर सैडो डेविड की रिपोर्ट से बहुत संतुष्ट था। उसने उर्वशी को लाने के लिए कहा। जब उर्वशी को डेविड महेंद्र के कमरे की तरफ लेकर आ रहा था तो वो जानती थी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और आगे क्या होने वाला है। बेशक उर्वशी वहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। वह हंगामा करना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे खींच लिया। महेंद्र के कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही उर्वशी ने दरवाजे की फ्रेम पकड़ ली। वह अभी भी अंदर नहीं जाना चाहती थी। वो डेविड का डटकर विरोध करती रही, लेकिन आखिर में डेविड उर्वशी को घसीट कर ले आया। कमरे में आते ही वो चुप हो गई। उसने अपनी छवि बनाए रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मौजूद थे, खासकर अंतरा और मिस्टर सैडो जो उसकी ओर देख रहे थे। उर्वशी ने मिस्टर सैडो को देखा और कहा, तुम्हें तो सब कुछ पहले से पता था ना, तो मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब है? मेरा अपमान करने के लिए? यह सुनकर मिस्टर सैडो ने उसका मजाक उड़ाया। अपमान उसका किया जाता है जिसका थोड़ा मान हो।
मिस्टर शैडो के लिए उर्वशी का कोई अस्तित्व नहीं था। इधर उर्वशी को उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे वक्त तक उसने जो मेहनत की है उस पर चंद मिनटों में पानी फिर जाएगा। इस वक्त मिस्टर शैडो ने डेविड पर एक नज़र डाली और फिर उर्वशी से कहा, हालांकि एक बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, मुझे पहले से सब कुछ पता था, यह भी कि असल में तुम कौन हो, लेकिन बाकी लोग अभी भी इस बारे में नहीं जानते हैं। तुम सबको अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखा देती? इससे पहले कि उर्वशी कुछ रिएक्ट कर पाती, डेविड ने आगे बढ़कर उसके चेहरे से नकाब हटा दिया। उर्वशी का चेहरा जो लंबे वक्त से छिपा हुआ था सबके सामने बेनकाब हो गया। आह! उर्वशी के मुंह से हल्की चीख निकल गई। अरे बाप रे! यह वहाँ पर खड़ी नौकरानी की आवाज़ थी। उसने आगे कहा, मैं इसे जानती हूँ, यह सतीश अग्रवाल की बेटी है उर्वशी। इसने पैसों के लिए अपने सगे बाप तक को मौत के घाट उतार दिया। यही वजह थी कि उसने इतने लंबे वक्त तक खुद को छुपा कर रखा। अगर इंडस्ट्री में यह बात सबको पता चलती तो कोई भी उर्वशी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता। नौकरानी की बात सुनकर महेंद्र की सांसें फिर से फूल गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस जूनियर पर उसे हमेशा गर्व रहा है वह दरअसल इतनी घटिया इंसान है। इसी के साथ महेंद्र को यह भी समझ आ गया कि उर्वशी की लेनदारों और दुश्मनों से बचने की बातें सब झूठी थी। उसका मकसद सिर्फ दूसरों से अपनी असली पहचान छुपाना था। मामले की सच्चाई जानने के बाद महेंद्र ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। खुशकिस्मती से फैमिली डॉक्टर अभी तक घर से गया नहीं था। उसने तुरंत महेंद्र को अटेंड किया। ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर बड़बड़ा रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दद्दू को गुस्सा आए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पर आप लोग हम डॉक्टर की बात मानते कहाँ हो? यह सुनकर अंतरा और बाकी लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई। उनमें से किसी की भी जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद महेंद्र आखिरकार नॉर्मल हो गया। उसने उर्वशी को देखा और कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुम्हारी असली पहचान छुपाने का कारण मुझे नहीं जानना, पर यह ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि तुमने वो डिज़ाइंस क्यों चुराए? यह कुछ ऐसा था जो महेंद्र की समझ के बाहर था। अब उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया था, तो उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से वो नफ़रत करती थी। उसने महेंद्र को देखा और कहा, चोरी करने से आपका क्या मतलब है? वो डिज़ाइंस मेरी माँ के हैं, उस पर वैसे भी मेरा हक है। अगर मैंने उन्हें हासिल कर लिया तो यह चोरी थोड़ी हुई। महेंद्र ने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मगर इससे क्या? उर्वशी की हरकतें शुरू से ही गलत थी। महेंद्र ने उसे बहुत देर तक घूरा, जैसे वह उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। लंबे वक्त के बाद उसने गंभीरता से कहा, बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम डिज़ाइन को विरासत में हासिल कर सकती हो, लेकिन तुम अपनी माँ की काबिलियत और टैलेंट को विरासत में नहीं पा सकती। तुम सिर्फ कड़ी मेहनत करके कामयाबी हासिल कर सकती हो। उर्वशी को यह सब सुनकर बहुत इरिटेशन हो रही थी। उसे लगा कि हमेशा उसे ऐसे लेक्चर देने वाले लोग ही क्यों मिलते हैं। कोई उसके बारे में तो सोचता ही नहीं। वो लोग उसे पूरी तरह से जानते भी नहीं, तो उन्हें इस तरह से उसे जज करने का क्या हक था? वो यह सब सोच रही थी। तब महेंद्र फिर से बोला, चाहे जो हो, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ की कभी जीत नहीं हो पाती। महेंद्र की सलाह की उर्वशी ने परवाह नहीं की। उसने महेंद्र को देखा और कहा, थैंक यू दद्दू, लेकिन अगर अंतरा और कबीर नहीं होते तो मेरे बेनकाब होने का सवाल ही नहीं था। उर्वशी का मानना था कि उसने बहुत अच्छी तैयारी की थी। अगर वो दो लोग उसके रास्ते में नहीं आते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। यह सोचकर उर्वशी ने अंतरा को नफरत से देखा। उसका मन कर रहा था कि वो अंतरा को नोच खाए। उर्वशी वाकई में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, इस डर से मिस्टर शैडो अंतरा के सामने खड़ा हो गया और उसे अपने पीछे कर लिया। यह देखकर उर्वशी और चिढ़ गई। उर्वशी के ज़िद्दी रवैये से महेंद्र को गुस्सा आया। फिर से उसकी सांसें फूलने लगी। इस वजह से दादी को महेंद्र की फिक्र होने लगी। उन्होंने तुरंत पानी का गिलास भरा और महेंद्र को देकर उसकी पीठ थपथपाई। पानी पीने के बाद आखिर में महेंद्र शांत हो गया। उसके बाद
दादी उर्वशी के पास गई और उसे जोर का एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। दादी के अचानक ऐसा करने से हर कोई हैरान था। वैसे तो दादी का स्वभाव हमेशा दयालु था। उन्होंने आज से पहले शायद ही किसी के साथ ऐसा किया होगा। हालांकि सबको पता था कि उन्होंने महेंद्र के लिए ऐसा किया। दादी ने उर्वशी की आंखों में देखा और गुस्से से कहा, किसी ने भी तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई, इसलिए आज मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक इंसान बनना सिखाऊंगी और साथ में यह भी सिखाऊंगी कि अपनों से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। उर्वशी का आधा चेहरा अभी भी उसके हाथ से ढका हुआ था। उसने दादी को गुस्से से देखते हुए कहा, मुझे मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बाप ने भी आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया बुढ़िया। अपनी बात पूरी करने के बाद उर्वशी भी हाथ उठाने जा रही थी। हालांकि उसका हाथ दादी को छुए उसके पहले ही मिस्टर शैडो ने उर्वशी का हाथ पकड़ लिया। यह देख सभी ने राहत की सांस ली। उर्वशी मिस्टर शैडो के साथ दलील करने लगी, क्या तुमने नहीं देखा कि दादी ने सबसे पहले मुझ पर हाथ उठाया? उर्वशी गुस्से से पागल हो रही थी। मिस्टर शैडो ने उसकी ओर देखा भी नहीं। तो क्या हुआ? अगर आज दादी तुम पर 100 बार भी हाथ उठाए तब भी तुम्हें मार खानी होगी। मिस्टर शैडो ने यह बात बहुत बेरुखी से कही थी। उर्वशी कांप गई। पहली बार उसने देखा था कि यह आदमी कितना भयानक था। हालांकि उर्वशी को यह भी पता थी कि मिस्टर शैडो असल में ऐसा नहीं था। वो नरम दिल था, लेकिन सिर्फ अंतरा के लिए। उर्वशी हार मानने को तैयार नहीं थी। हर बार अंतरा क्यों सभी अच्छी चीज़ें छीन लेती थी, जबकि उसे हर बार दूसरों की नफरत झेलनी पड़ती थी। वो कुछ बोलने ही जा रही थी, उससे पहले बाहर से एक और आवाज़ आई। आज तीसरी बार कोई अचानक से घर में घुस आया था। कमरे में मौजूद लोग बहुत कंफ्यूज थे, लेकिन मिस्टर शैडो मुस्कुरा रहा था। उसे इस तरह देखकर उर्वशी को डेविड की कही हुई बात याद आ गई। इसी के साथ उर्वशी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। अगर उसका अंदाज़ा सही था तो यह सोचते हुए उर्वशी ने मुड़कर देखा। पुलिस की वर्दी पहने लोग कमरे में घुस आए। नमस्कार, हमारे पुलिस स्टेशन को मिस तनुजा मुखर्जी से एक कंप्लेंट मिली है। उन्होंने कहा कि उनके डिज़ाइंस चोरी हो गए हैं और चोर इस घर में है। उर्वशी को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी आ जाएगी। उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई थी। मिस्टर शैडो ने डेविड को बाकी लोगों को लाने के लिए कहा। जब लता और चोरों ने घर में पुलिस को देखा तो उनके पैर कांपने लगे। चोर तुरंत रोने लगे, साहब हमने खुद से कुछ नहीं किया था। इस औरत ने हमें चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। चोरों ने बिना वक्त गवाए सच्चाई बता दी। वे जेल नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने उर्वशी पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। यहाँ तक कि लता ने भी शुरू से आखिर तक एक शब्द नहीं कहा। इसका मतलब यही था कि वो भी बिना कहे यही बता रही थी कि उर्वशी ही इस चोरी की मास्टरमाइंड है। यह सब सुनकर उर्वशी सिर्फ व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। जिस पल डेविड ने उसे पकड़ लिया था, उर्वशी को पता चल गया था कि उसके लिए बचना नामुमकिन था। इसलिए चोरों की बातों से उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि गुनाह सिर्फ उसी ने नहीं किया था, वह चाहती थी कि हर कोई उसके साथ जेल जाए। वो चंदू से कहने लगी, अच्छा तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे दूध के धुले हो। क्या तुम लोगों ने यह काम करने के लिए मुझसे पैसे नहीं लिए? इतना ही नहीं, तुम लोगों ने मुझसे बार बार जबरन वसूली करने की भी कोशिश की। इसलिए ये तो बिल्कुल मत कहना कि तुमने कुछ नहीं किया है। उर्वशी को ऐसा कहते देख चोर भी घबरा गए। चंदू ने बिना बात घुमाए सब कुछ कबूल कर लिया और पुलिस को सब कुछ बता दिया। पहली बार जब उन्होंने डिज़ाइंस चुराए थे, तब से लेकर दूसरी बार उर्वशी के बुलाने तक चोरों ने सब कुछ डिटेल में कह दिया। महेंद्र बिस्तर पर बैठा हुआ चुपचाप चोरों की बातें सुन रहा था। जितना ज़्यादा वह सुनता गया, उतना ही ज़्यादा वह हैरान होता गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उर्वशी उसके पीठ पीछे इतना कुछ कर रही थी। इस औरत की हिम्मत कैसे हुई इतना कुछ करने की? आखिर में महेंद्र उर्वशी से पूरी तरह से निराश हो गया। वो अपनी ज़िंदगी में फिर कभी ऐसा इंसान नहीं देखना चाहता था, यहाँ तक कि अपने अगले जन्म में भी नहीं। आखिर में पुलिस को भी यही लगा कि उर्वशी मास्टरमाइंड थी, इसलिए आगे की जांच के लिए उर्वशी को अपने साथ ले जाना ज़रूरी था।
जब उर्वशी के हाथों को हथकड़ी लगाई गई तो उर्वशी बहुत घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि अब चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। आप लोग मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। वे डिज़ाइंस मेरी माँ के हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, इसलिए सीधी सी बात है कि वो सारे डिज़ाइंस वैसे ही मुझे विरासत में मिलने वाले थे। उर्वशी शोर मचाती रही। पुलिस वालों को सर दर्द हो रहा था। आखिरकार उन लोगों ने उर्वशी से कहा, किसी और के घर से चोरी करवाना कानून के खिलाफ है, इसलिए इसकी सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। और रही बात डिज़ाइंस की, तो हम इसकी पूरी तरह से जांच करेंगे। आखिर में पुलिस उर्वशी को और बाकी लोगों को अपने साथ ले गई। इसी के साथ महेंद्र के हवेली में शांति लौट आई। घर के बाहर लता ने देखा कि पुलिस उर्वशी और चोरों को अपने साथ ले जा रही थी। अब लता ने कोशिश की वो पुलिस को समझाने गई। सर, मुझे लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हालांकि पुलिस को उसकी राय नहीं चाहिए थी। देखिए मैडम, सबूत पहले से ही हमारे सामने है। जांच करने के लिए बचा क्या है? और आप इन लोगों की वकालत क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इसी गिरोह की हो? लता जानती थी कि वह गलत थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर पुलिस उर्वशी को अपने साथ ले गई तो वह लड़की खुद के साथ साथ उसे भी ले डूबेगी। अगर ऐसा हुआ तो अब तक की हुई उसकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ऐसा वो हरगिज़ नहीं होने दे सकती थी। उसने एक और दलील की, सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नकली हों। आप तो जानते ही हो कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। ऐसे काम करने के लिए सैकड़ों ऐप्स और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। पुलिस को लगा कि लता में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इतने सारे सबूत होने के बावजूद यह औरत नहीं चाहती थी कि वो उर्वशी को गिरफ्तार करें। पुलिस को शक होने लगा कि लता के पास ज़रूर कुछ अंदर की जानकारी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपको क्या लगता है कि हम लोग अंधे हैं? देखने से तो वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नकली नहीं लग रहे हैं। आप जो कह रही हैं, अगर हमें सबूत मिले भी हैं तो पहले हम उनकी जांच करेंगे। और वैसे भी चोरों ने हमें खुद यह बताया है कि उर्वशी ने उन्हें चोरी करने के लिए पैसे दिए थे। यह सुनकर लता के पास बहस करने के लिए और कुछ बचा नहीं था, इसलिए उसने पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया। किसी भी हाल में वो उर्वशी को गिरफ्तार नहीं होने देना चाहती थी। हालांकि उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस वालों ने लता को भी हथकड़ी लगा दी। आप पुलिस को उनकी ड्यूटी करने में बाधा डाल रही हैं। मुझे आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है। इन्हें भी लेकर जाओ। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही लेडी कांस्टेबल ने लता को भी धक्का देकर पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया। अब भी लता का बड़बड़ाना जारी था। पुलिस जब उन सबको वहां से ले गई, इसी के साथ हवेली में शांति भी लौट आई। अंतरा कुछ सोचते हुए मिस्टर सैडो की बाहों में झुकी। फिक्र मत करो, मामला सुलझ गया है। मिस्टर सैडो ने अंतरा की ओर देखा और उसे धीरे से दिलासा दिया और आगे कहा, पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए यह मामला सुलझ जाएगा। अंतरा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उर्वशी और लता उसके साथ क्या करेंगे। उसने अपनी दुविधा मिस्टर सैडो को बताई। मैं बस तद्दू की सेहत को लेकर सोच रही हूँ। उनकी वैसे ही इतनी उम्र हो गई है, ऐसा धोखा खाने के बाद उन पर क्या बीत रही होगी। मिस्टर सैडो के दिमाग में भी वही चल रहा था। दादी कमरे से बाहर आई और नौकरों से बोली, महीन को थोड़ा आराम करना है, तुम लोग अपना काम करो, मैं महीन के साथ रहूँगी। अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो बुला लूँगी। यह सुनकर नौकर एक के बाद एक वहाँ से चले गए। हालांकि मिस्टर सैडो और अंतरा वहीं खड़े थे। दादी ने उन दोनों के चेहरे देखकर आह भरते हुए कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना है कि वह घबराया हुआ है, इसलिए फ़िलहाल किसी से मिलना नहीं चाहता। अंतरा जानती थी कि दादी दिलासा देने के लिए यह सब कह रही थी। दादी ने उन दोनों से आगे कहा, तुम दोनों परेशान मत हो, बाहर जाओ और खुली हवा में घूमो, मैं यहीं रहूँगी। अंतरा और मिस्टर सैडो ने हामी भरी। दादी ने महेंद्र के कमरे में लौटने से पहले सभी को भेज दिया था। अपने दोस्त को बिस्तर पर इस तरह लेटे देखकर दादी को बहुत बेचैनी महसूस हुई। महीन, उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया है, अब तो उस मामले की फिक्र करना छोड़ो। महेंद्र ने हाँ में सिर हिलाया।
लेकिन वो अपने चेहरे की उदासी को छिपा नहीं सका। अपनी जिस जूनियर से वह हमेशा से इतना प्यार करता था, असल में वो उसकी वारिस बनने लायक ही नहीं थी। यहाँ तक कि उसने डिज़ाइन ड्राफ्ट भी किसी और से चुराया था। यह सब महेंद्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उर्वशी ने महेंद्र को एक जोकर बनाकर रख दिया था। कॉपी, मैं सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो इतना टैलेंटेड हो कि उसे मैं अपने सभी कौशल और ज्ञान दे सकूं। जब मैं उर्वशी से मिला तो मुझे लगा कि वो बहुत टैलेंटेड है। उसके डिज़ाइंस देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं बहुत लकी हूँ जो इतनी होनहार स्टूडेंट मुझे मिली। मैं चाहता था कि वो आर्किटेक्चर की फील्ड में और आगे बढ़े, लेकिन महेंद्र काफ़ी सीरियस दिख रहा था। उसकी आंखें नम हो गई। अब मैं अपनी कला किसे विरासत में दूंगा? मेरी ज़िंदगी में बहुत लोग आए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसे मैं अपना स्टूडेंट बना सकूं। इस बार मैंने सोचा कि मुझे अपनी स्टूडेंट मिल गई, पर वो भी मक्कार निकली। दादी महेंद्र की बहुत पुरानी दोस्त थी। उन्हें महेंद्र की ज़िंदगी के बारे में सब कुछ पता था। उन्हें पता था कि महेंद्र ने उर्वशी पर कितना भरोसा किया था, इसलिए उसका दिल टूटना लाजमी था। आखिरकार दादी ने उसे दिलासा दिया, महीन, अब इस मामले को भूलने की कोशिश करो। यह सब अतीत की बात है। अभी तुम्हारी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात स्टूडेंट की, तो मेरे पास एक अच्छा उम्मीदवार है। यह सुनते ही ऐसा लग रहा था कि महेंद्र में अचानक से जान आ गई हो। उसकी आंखें चमक उठीं। कौन? महेंद्र सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जिस पर उसकी दोस्त भरोसा कर सकती है। दादी मुस्कुराई और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, और कौन हो सकता है? मेरी बहू अंतरा। तुम्हें यह तो पता ही है कि वो बिल्कुल घमंडी नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह बहुत पहले से तुम्हारी सराहना और इज्जत करती है। अंतरा का नाम सुनकर महेंद्र को थोड़ी हैरानी हुई। उसने दादी से कहा, मैंने सोचा था कि तुम अपने पोते के बारे में बात कर रही हो। अंतरा इतने दिनों से वहाँ रह रही थी, इसलिए महेंद्र इस बात से सहमत था कि वो काफ़ी नेक दिल है। जब मिस्टर शैडो का नाम आया तो दादी के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। उन्होंने महेंद्र से कहा, मेरा पोता बिजनेस में उलझा हुआ है, हालांकि उसे भी आर्किटेक्चर पसंद है। यह सुनकर महेंद्र हंसा। ठीक है, ठीक है, अब तुम्हें अपनी बहू की ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिनों में मैं भी उसे थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। उसे अपनी विरासत देकर मुझे वाकई खुशी होगी। मिस्टर शैडो ने दरवाजे के बाहर दोनों बुजुर्गों की हंसी सुनी। वो समझ गया था कि अब महेंद्र को कुछ नहीं होगा। मिस्टर शैडो ने अंतरा की ओर देखा, जो कि अब रिलैक्स्ड लग रही थी। वो उसे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। हालांकि कॉरिडोर में उन दोनों को डेविड मिला। डेविड ने कहा, बॉस, मैडम, आखिरकार उस उर्वशी को सज़ा मिलने जा रही है। उसने हमेशा से मैडम को तंग किया है। मुझे उस पर कब से गुस्सा था। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी। उसने डेविड को छेड़ा, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा खुश लग रहे हो। अंतरा मजाक कर रही थी, लेकिन मिस्टर शैडो के दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक उसने कहा, उर्वशी को सज़ा मिलेगी या नहीं, यह अभी तक पक्का नहीं, क्योंकि चोरी तो उन चोरों ने की थी, और तनुजा मैडम के स्वभाव को देखते हुए हो सकता है कि उनका दिल पिघल जाए और वो अपनी दोस्त की बेटी को सज़ा ना मिलने दे। तनुजा के बारे में सोचते हुए मिस्टर शैडो को सर दर्द होने लगा। तनुजा ने हमेशा उर्वशी पर भरोसा किया था, लेकिन अब जब उर्वशी ने ऐसी हरकत की है तो वो भी बहुत दुखी होगी। अंतरा ने हाँ में सिर हिलाया। उसे भी पता था कि तनुजा का ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन था। उसने मिस्टर शैडो से कहा, अब यह तो तनुजा जी का अपना फैसला है, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि डेविड को यह मंजूर नहीं था। उसने सोचा कि उसे उर्वशी की किसी कमज़ोरी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वह बाहर आ गई तो फिर से कोई परेशानी खड़ी कर सकती है। यह सोचते हुए उसने कहा, बॉस, इस मामले में तनुजा जी को अपने जज्बात काबू में रखने चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि चोरी की मास्टरमाइंड उर्वशी ही है। इसलिए वो चाहे कोई भी बहाना बनाए, वो बेतुका ही लगेगा। बेशक मिस्टर शैडो भी इस लॉजिक को जानता था,
लेकिन उसे यह भी पता था कि तनुजा उर्वशी को बहुत प्यार करती है, इसलिए वो उर्वशी को पुलिस से छुड़वाने के लिए कोई भी वजह ढूंढ सकती है। आखिर में मिस्टर शैडो ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तनुजा मैडम के फैसले का सम्मान करूंगा। अंतरा ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। अचानक अंतरा को अपने बेटे का ख्याल आया। इतने दिन हो गए थे, पता नहीं वो कैसा होगा। उसने मिस्टर शैडो से कहा, सुनिए, मुझे लल्ला की बहुत याद आ रही है। चलिए अब घर वापस चलते हैं। पता नहीं वो हमें पहचानेगा भी या नहीं। जब अंतरा ने अपने बेटे का जिक्र किया तो वह थोड़ी भावुक हो गई। शायद सभी माँ ऐसी ही होती हैं। अपने बच्चों के लिए वो मजबूत भी हो जाती हैं और कमज़ोर भी। इतने दिन दूर रहने के बाद मिस्टर शैडो को भी अपने बेटे की याद आ रही थी। उसने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा था। इस बारे में सोचते हुए मिस्टर शैडो ने तुरंत अपना मन बना लिया। ठीक है, दादी से बात करके वापस जाने का प्लान कर लेते हैं। यह सुनकर अंतरा मिस्टर शैडो के गले लग गई। लेकिन अंतरा कुछ कहना चाहती थी, पर मिस्टर शैडो ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने अंतरा से कहा, तुम काफ़ी थक गई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। एक काम करो, तुम रूम में जाओ और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं डेविड से ऑफिस का कुछ काम डिस्कस करके आता हूँ, ठीक है? अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके जाते ही मिस्टर शैडो ने डेविड को अपने साथ बाहर आने का इशारा किया। मिस्टर शैडो के हाव भाव गंभीर थे। डेविड को समझ आ गया था कि उसके बॉस को कोई ज़रूरी बात करनी है। जब वो एक शांत जगह पर पहुंचे तो मिस्टर शैडो ने सीधे ऑर्डर दिया, भले ही उर्वशी पुलिस स्टेशन में बंद है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमें इससे छुटकारा मिल गया है। तुम्हें अभी भी उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। अगर कुछ भी गड़बड़ दिखे तो तुरंत मुझे बताना। वो बहुत शातिर औरत है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। डेविड समझ गया कि मिस्टर शैडो का क्या मतलब है और उसने हाँ में सिर हिलाया। मिस्टर शैडो ने आगे कहा, दूसरी बात, उर्वशी की माँ के बारे में भी जांच करो। मुझे उसके बारे में जल्द से जल्द जानना है। ये कहते हुए वह अनजाने में अपनी अंगूठी से खेल रहा था और इसका यह मतलब था कि उसका दिमाग लगातार कुछ सोच रहा है। डेविड इतने सालों से मिस्टर शैडो के साथ था, इसलिए वो उसकी इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। डेविड ने पूछा, लेकिन बॉस, क्या हमें इस बारे में मैडम को बताना चाहिए? यह सुनकर मिस्टर शैडो ने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर ना में हिला दिया। फिलहाल वो बहुत थक गई है, उसे अच्छे से आराम करने दो। डेविड ने हामी भरी और फिर वहाँ से चला गया। उसके बाद मिस्टर शैडो कमरे में लौटा। अंतरा गहरी नींद में सो रही थी। मिस्टर शैडो उसकी तरफ देखकर बड़बड़ाया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना अंतरा, मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। मिस्टर शैडो के यह बोलते ही अंतरा भी शायद कोई प्यारा सा सपना देखकर मुस्कुराई और फिर करवट बदल ली। दूसरी तरफ पुलिस उर्वशी और लता दोनों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, क्योंकि वे एक ही मामले में शामिल थे। उन्हें एक ही इंटेरोगेशन रूम में रखा गया था। उर्वशी ने लता से पूछा, आप कैसे गिरफ्तार हो गई? इसके जवाब में लता ने कहा, और क्या वजह हो सकती है, तुम्हारी वकालत करने गई थी, उस चक्कर में मुझे भी अंदर कर दिया। उन दोनों के बीच आगे कुछ बातचीत हो उसके पहले पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर आया। उन लोगों ने आते ही पहले चंदू के साथ पूछताछ शुरू की। सबसे पहले तो यह बताओ कि तनुजा मुखर्जी के घर चोरी करने कब गए थे? इसके जवाब में चंदू ने कहा, दरअसल हमें पहले से पता था कि तनुजा फ़िलहाल विदेश गई हुई है और उसके घर पर कोई नहीं है। ऐसे हालात में हमारे लिए चोरी करना बहुत आसान था। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने मुद्दे की बात पकड़ ली और पूछा, पहले से पता था? मतलब ज़रूर तुम्हें किसी ने यह जानकारी दी थी। चोरों ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए उनमें से कोई कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद इंस्पेक्टर ने देखा, अगर प्यार से बता दोगे तो तुम लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मेरे पास मुंह खुलवाने के लिए कई तरीके हैं। पुलिस की धमकी हमेशा काम कर जाती है। तुरंत चंदू ने उगल दिया, इस उर्वशी ने हमें सब जानकारी दी थी, यहाँ तक कि उसने हमें पूरे घर का नक्शा भी दिया था
और यह भी बताया था कि वो डिज़ाइंस कहाँ पर रखे हैं, वरना हम इतनी आसानी से सारा माल कैसे ढूंढ पाते। यह जवाब मनगढ़ंत नहीं लग रहा था, क्योंकि उर्वशी और चोरों के बीच हुई लेन देन की तस्वीरें भी सबूत के तौर पर मौजूद थी।